एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। मुझे सबसे पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट बात ये कहनी है कि आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाइए, आप सीक्वेंस सीरीज पर पहले वीडियो बनाइए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पर आप वीडियो बनाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर वीडियो बनाइए, तो मुझे आप सबसे ये कहना है कि अब हमारे पास इनफ टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा कोर्स एक साथ कवर कर पाऊं। तो इसी टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा है। वो वीडियो शायद से मैं कल अपलोड करूंगी। वहां मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हम किस तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप रियल एनालिसिस के पेपर में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो वीडियो शायद से कल अपलोड हो सकती है। तो आपके जितने भी कमेंट्स और जितनी भी रिक्वेस्ट है सबके आंसर्स हो सकता है उस वीडियो में मैं कवर कर लूं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने वाले हैं। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो यूनिट सेकंड को कवर करता है। यूनिट सेकंड में दो ही चैप्टर्स आते हैं, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रोल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। मेनली यहाँ हमें 4 ही थ्योरम को कवर करना है। मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले रोल्स थ्योरम होगी, देन लेग्रांज थ्योरम होगी, थर्ड कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम होगी और फोर्थ नंबर पे हम लोग एक टेलर्स थ्योरम भी पढ़ेंगे। और इसी के साथ मीन वैल्यू थ्योरम वाला चैप्टर भी एंड हो जाएगा। सिर्फ 2 से 4 वीडियो मुझे बनानी होगी इस चैप्टर पर और मीन वैल्यू थ्योरम भी एंड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम के साथ। जानते हैं रोल थ्योरम क्या होती है, उसको प्रूफ भी करेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे और उसके जो अनदर फॉर्म्स है वो पढ़ने के बाद हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी ट्राई करेंगे। आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी पूरे रोल्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स उसमें रिलेटेड है, सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में कवर कर लें। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, रोल थ्योरम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इनफैक्ट इस मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर में हम जो तीनों मेन थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं वो तीनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रोल थ्योरम का स्टेटमेंट। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ अ फंक्शन, एक फंक्शन एफ की बात हो रही है जो कहाँ डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, सच दैट। अब यहाँ 3 कंडीशन हमें चाहिए रोल्स थ्योरम में, फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम कहना क्या चाहती है। तो सबसे पहली कंडीशन R1 की हम लोग बात कर रहे हैं। R1 कंडीशन ये कहती है कि जो फंक्शन f जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। और कहाँ कंटीन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a b में कंटीन्यूअस होना चाहिए। आई होप आपको पहली कंडीशन एकदम क्लियर है। सेकंड कंडीशन जो है R2 वो ये है कि वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, बट कहाँ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि f ऑफ a और f ऑफ b अगर इक्वल होते हैं तो फिर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग रोल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन आपको एकदम क्लियर है। फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होने चाहिए। जिस भी इंटरवल में वो डिफाइंड है उनके एंड पॉइंट्स पर अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तब हम लोग क्या कहते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशंस होती है तो फिर एक पॉइंट C ओपन इंटरवल ए बी में इस तरीके से बिलोंग करेगा या एग्जिस्ट करेगा कि f डैश C की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। आई होप आपको रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो एकदम क्लियर है। यहाँ तीनों कंडीशन भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। कंडीशन क्लियर होने के बाद हमें ये कहना है कि फिर एक C पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट f डैश C की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। उस C पॉइंट पर अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। कहीं बार पेपर में डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है, स्टेट रोल्स थ्योरम, स्टेट लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम का अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है तो आपको ये पूरी तरीके से स्टेट करना होगा कि अगर ये तीनों कंडीशन होगी तो ये वाली कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम कहते हैं। आइए अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल्स थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम का प्रूफ भी काफी आसान है, आपको यूं ही समझ आ जाएगा कि हमें इसमें क्या करना है। तो देखिए जैसे हम लोग हर थ्योरम की शुरुआत करते थे,
मैंने आपको इतनी सारी थ्योरम्स पढ़ाई है और हर थ्योरम में मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि जो भी आपको थ्योरम में गिवन होता है वहीं से उस थ्योरम के प्रूफ की शुरुआत ज्यादातर केस में की जाती है। तो यहाँ हमें अभी जब हमने रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा था तो हमें क्या गिवन था कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए, ये तीनों कंडीशन हमें गिवन है। तो क्योंकि हमें फंक्शन क्या गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है, तो पहली बात मैंने यही लिखी है कि सिंस इट इज गिवन दैट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, हमें फंक्शन एफ अगर कंटिन्यूअस गिवन है तो मैंने आपको सिखाया है कि जब एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लेकर चलता है, जो सारी प्रॉपर्टीज हमने कंटिन्यूटी में पढ़ी है। तो यहाँ भी अगर ये एफ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल ए बी में अकॉर्डिंग टू बाउंडेड थ्योरम, और अगर वो बाउंडेड है तो वो अपने बाउंड्स भी अटेन करेगा, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को एटलीस्ट वंस इन ए बी अटेन करेगा अकॉर्डिंग टू मोस्टेस्ट थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम्स मैंने यहाँ लिख दिए कि एफ अपने जो है वो बाउंडेड होगा, अपने बाउंड्स को अटेन करेगा अकॉर्डिंग टू बाउंडेडनेस थ्योरम, और वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को भी अटेन करेगा एटलीस्ट वंस इन ए बी, किसके अकॉर्डिंग, मोस्टेस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये लेट कर लिया है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है वो क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम है, किसके, फंक्शन एफ के इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो जब हमने मोस्टेस्ट थ्योरम को प्रूफ किया था तो आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या किया था, हमने ये बताया था कि एफ ऑफ अल्फा पर हमें सुप्रीमम मिल रहा है, एफ ऑफ बीटा पर हमें इन्फीमम मिल रहा है। इन द सिमिलर मैनर हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई सी डी दो पॉइंट्स ए बी इंटरवल में से हम लोग लेकर चलते हैं तो हमें सी पॉइंट पर तो फंक्शन क्या मिलता है, फंक्शन का क्या मिलता है, सुप्रीमम मिलता है, और डी पॉइंट पर हमें फंक्शन का क्या मिलता है, इन्फीमम मिलता है। यहाँ तक आई होप आपको एकदम क्लियर है। अब हम लोग दो केस लेकर चल रहे हैं कि ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर ये नॉन इक्वल हो सकते हैं। तो पहला केस हम लोग ये लेकर चल रहे हैं कि एम और अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम डेट इज सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एक ही वैल्यू है किसी फंक्शन के लिए तो उसके लिए हम लोग पहले रोल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए तो रोल्स थ्योरम सीधे सीधे प्रूफ हो जाएगी कि अगर सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल है, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल होगा, और वो एम ही किसके इक्वल है, स्मॉल एम के इक्वल है। कोई सा भी एक्स आप ए बी में से लेकर चलिए तो आपको कोई सुप्रीमम और इन्फीमम नहीं मिल रहा है, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। कोई भी एक्स आप ए बी में से लेकर चल सकते हैं। तो क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर एम के इक्वल है तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी तो क्योंकि एम क्या है, सुप्रीमम या फिर इन्फीमम है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इस वजह से इसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और अगर एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है तो ये एक्स तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ, तो अगर मैं कोई सी पॉइंट लेती हूँ ए बी इंटरवल में से, ओपन इंटरवल ए बी में से, तो उस पर भी तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। तो यहाँ से यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी। मैंने रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में आपको क्या सिखाया था कि अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके बाद में सी पॉइंट पर अगर आप उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो प्रूफ कर देते हो, इट मीन्स आपने रोल थ्योरम प्रूफ कर दिए। तो हमने यहाँ पर भी तो एफ डैश सी को जीरो बता दिया है। तो फर्स्ट केस जो कि हम लोग लेकर चले थे जहाँ कैपिटल एम और स्मॉल एम इक्वल थे, वहां हमने प्रूफ कर दिया है कि रोल्स थ्योरम यहाँ ट्रू है। अब हमें केस सेकंड लेकर चलना होगा जब कैपिटल एम स्मॉल एम के इक्वल नहीं है, और फिर सेकंड केस में भी हम लोग क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो आइए इसका सेकंड केस सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप आपको केस वन तो एकदम क्लियर है। अब केस टू में हमें क्या करना था, हमें एम को और स्मॉल एम को डेट इज सुप्रीमम और इन्फीमम को नॉट इक्वल मान के चलना है। तो जब एम और स्मॉल एम इक्वल नहीं होंगे तब हमें प्रूव करना है कि एफ डैश सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने देखिए अभी तक पहली कंडीशन जो R1 हमारे पास गिवन थी रोल्स थ्योरम की कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, वो हमने यूज कर ली है। अब हम R3 कंडीशन यूज कर रहे हैं, डेट इज वो R3 कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साइन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लेट करके चला है कि m और स्मॉल m इक्वल नहीं है, इट मींस तो इस थर्ड कंडीशन से हम क्या देखेंगे कि f ऑफ a और f ऑफ b अगर इक्वल है तो जो सुप्रीमम वैल्यू हमने मानी है डेट इज कैपिटल m, वो कैपिटल m वैल्यू ना तो f ऑफ a की इक्वल होगी ना ही f ऑफ b के इक्वल होगी, वो किसी f ऑफ c के इक्वल होगी जो ना तो f ऑफ a होगा ना
ही एफ ऑफ बी होगा। देखिए इस बात को सिंपल तरीके से समझिए कि अगर हम लोग m और स्मॉल m को नॉट इक्वल मानकर चल रहे हैं कि m और स्मॉल m इक्वल नहीं है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो इक्वल है, इट मीन्स ये जो कैपिटल M की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं हो सकती, उसे किसी एफ ऑफ सी के इक्वल होना होगा। तो यहाँ से हमने ये कह दिया है कि अगर m किसी एफ ऑफ सी के इक्वल है तो एफ ऑफ ए के इक्वल है, ना ही एफ ऑफ बी के इक्वल है। इट मीन्स सी भी ना तो ए के इक्वल होगा ना ही बी के इक्वल होगा। सी किसमें बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमने रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखी थी ना, तीनों कंडीशन लिखने के बाद कि फिर कोई सी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि उस पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। तो हम ये बता रहे हैं पहले कि वो सी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट कर चुका है। पहली बात तो हमने ये प्रूव की। अब हमें ये प्रूव करनी है कि सी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। तो हम ये कह रहे हैं, अब हम सेकेंड कंडीशन यूज कर रहे हैं जहां हमें ये गिवन था कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। तो अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो वो किसी सी पॉइंट पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब उसके LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और वो किसके इक्वल होंगे, एफ डैश सी के इक्वल होंगे। तो LHD और RHD को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, LHD क्या होता है, LHD यही होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। RHD क्या होता है, RHD होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों LHD RHD एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पर, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के इक्वल होगा। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी तो एकदम क्लियर है। अब हमने क्योंकि अभी अभी ये कहा है कि M कैपिटल M को हमने क्या कहा है, सुप्रीमम कहा है, और कैपिटल M किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी के इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। एफ ऑफ एक्स में जितनी भी वैल्यूज है उसमें से सी पॉइंट पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, इसका मतलब यही है। तो हमने यहाँ यही लिखा है कि एफ ऑफ सी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की इन ए बी। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, कैपिटल M के इक्वल है। और क्योंकि अगर एफ ऑफ सी मैक्सिमम वैल्यू है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ सी प्लस एच भी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो लेस देन ही होगा एफ ऑफ सी से। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ सी पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और एफ ऑफ सी माइनस एच भी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो भी लेस देन होगा एफ ऑफ सी के। अब हम लोग निकालते हैं LHD और RHD की वैल्यू अगेन, और चेक करते हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है, या फिर लेस देन 0 आ रही है। तो देखिए यहाँ अगर मैं अगेन RHD की वैल्यू फाइंड करूंगी तो RHD अभी मैंने आपको बताया RHD किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं c प्लस h से। तो जैसे ही हम लोग x को रिप्लेस करेंगे c प्लस h से तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो जाएगी, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन h हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन है एफ ऑफ सी के, तो क्या यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, कह सकती हूँ मैं। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं इसके लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। सिमिलर मैनर में जब हम लोग LHD फाइंड करेंगे तो यहाँ माइनस h होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि LHD और RHD दोनों के साइंस क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। और अभी हमने कहा था कि एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा, तो एफ डैश सी कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे, तभी ये दोनों को हम लोग इक्वल कह सकते हैं। और वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ डैश सी के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों वैल्यूज तभी इक्वल होगी जब एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, रोल थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है। रोल थ्योरम का प्रूफ काफी आसान है। सबसे पहले आपको जो तीनों कंडीशन गिवन है वो तीनों कंडीशन कहीं ना कहीं यूज आएगी, ये बात आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि यही की पॉइंट्स होते हैं जो आपको थ्योरम को प्रूव करने में, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एग्जाम में याद रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि देखिए जब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं हमें काफी अच्छे से समझ आती है, हम उसे लिख भी लेते हैं, बट एग्जाम में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम में जब हम लोग एक सब्जेक्ट से कम 50 से 60 थ्योरम हमारे पास एक सब्जेक्ट में होती ही है, उन थ्योरम्स को जब हम लोग पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है कि इस थ्योरम
थ्योरम की शुरुआत हमें कहाँ से करनी थी, हमें यही याद नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हमें ये याद आ जाएगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है तो हम फिर भी कुछ ना कुछ उसमें स्टेप्स कर सकते हैं। बट जब हम इतनी सारी थ्योरम्स को एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम आती है कि सारी थ्योरम्स मिक्स हो जाती है। इसलिए मैं आपको जब से थ्योरम्स पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ कि हर थ्योरम पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप रिवीजन करते टाइम पूरी थ्योरम्स को रिवाइज ना करके सिर्फ उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे या फिर उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेंगे कि आपको थ्योरम में किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपकी थ्योरम बिल्कुल तैयार है ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या क्या की पॉइंट्स रोल्स थ्योरम के ध्यान रखने हैं कि जो तीनों कंडीशन है वो कहीं ना कहीं यूज आएगी। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की कंडीशन यूज करके हमने उसमें मोस्टेस्ट थ्योरम लगा के ये कह दिया कि कैपिटल एम और स्मॉल एम उसके सुप्रीमम इंफीमम एग्जिस्ट करेंगे। फिर हमने केस 1 लेकर चले जहाँ कैपिटल एम इक्वल था एम के, तो वहां तो सीधे सीधे दो स्टेप में एवरेज सी इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। फिर हम लोग एम को अगर इक्वल लेकर चल रहे हैं स्मॉल एम के, तो वहां थर्ड कंडीशन भी हमें यूज करनी है और सेकंड कंडीशन दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर हमें यूज करनी है। बस एलएसडी आरएसडी की वैल्यू निकालनी है और ये बताना है कि एफ ऑफ सी पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तभी हम लोग यहाँ पर इसे लेस देन 0 और इसे ग्रेटर देन 0 कह पाएंगे। और फिर ये कह देंगे कि अपोजिट साइन कब पॉसिबल है। अपोजिट साइन है तो वो तभी होगा जब एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। आई होप आपको रोल्स थ्योरम का प्रूफ एकदम क्लियर है। आइए अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं और फिर कुछ अनदर फॉर्म्स ऑफ रोल्स थ्योरम को भी पढ़ते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम का मतलब क्या है। यहाँ हमें सबसे पहले स्टेटमेंट समझना है और फिर उस स्टेटमेंट को हमें डायग्राम्स के थ्रू समझना है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अ कर्व हैज अ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। देखिए अभी जो हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी वो हमने मैथमेटिकल फॉर्म या फिर थ्योरेटिकली पढ़ी थी कि रोल्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है। अब हम उसे क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकली समझने वाले हैं कि रोल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व, हम लोग एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन क्या है, फंक्शन का कोई कर्व होगा। तो अगर कोई भी कर्व है उस कर्व के हर एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, तो हम ये कह रहे हैं कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज ए एंड बी आर इक्वल। मतलब कि उस कर्व के जो भी एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो उस कर्व के एंड पॉइंट्स होंगे, अगर वो दोनों एंड पॉइंट्स इक्वल है, तो उस कंडीशन पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एक पॉइंट पी उस कर्व पे एग्जिस्ट करेगा अदर देन ए एंड बी। देखिए यहाँ पर एक कर्व है हमारे पास किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, जिसके दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट्स क्या है, इस कर्व की एक्सट्रीमिटीज है। एक्सट्रीमिटीज मतलब ये उसके एंड पॉइंट्स है। इन एंड पॉइंट्स की वैल्यू पहली बात तो इक्वल है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि फिर अगर ये सारी कंडीशन होती है तो उसके बाद एक पी पॉइंट अदर देन ए बी के अलावा एक पी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। यही बात आगे कही गई है कि अदर देन ए बी के अलावा अगर पी पॉइंट कोई भी इस कर्व पे हम अगर लेते हैं और उस पॉइंट पर हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यही क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसका, रोल्स थ्योरम का। तो रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमें यही बात सीखनी है कि किसी पॉइंट पर जो कि ए और बी के बीच में है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। ये तीनों डायग्राम्स में आप ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए और बी पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमिटीज है। पी पॉइंट इन दोनों के बीच में इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि उस पर अगर हमने टेंजेंट खींची है तो वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। सिमिलर केस अगर ए बी इस तरीके का कर्व है जहां पर ए और बी पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमिटीज है, मतलब एंड पॉइंट्स है इस कर्व के, तो वहां पर भी पी पॉइंट एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है तो वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब यार देखो मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि एक ही पॉइंट पी यहाँ एग्जिस्ट करेगा। एटलीस्ट एक पॉइंट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए ये वाला कर्व का डायग्राम भी आप समझ सकते हैं। यहाँ तीन ऐसे पॉइंट्स है जहां अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस से क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि तीन पॉइंट, एक पॉइंट नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी यहाँ क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहां टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। तो यही थी रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें और रिमेनिंग है रोल्स थ्योरम से रिलेटेड, दैट इज अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन और एक और अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो एक वीडियो हम लोग और बनाएंगे जिसमें हम लोग अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है इन तीनों चीजों को कवर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि
रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसका प्रूफ क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हर थ्योरम के इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके डायग्राम से हमें चीजें ज्यादा क्लियर होती है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।